हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मनीष शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज आपके लिए एक नया वीडियो फिर आपके बीच में उपस्थित करें, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। तो जैसे तैसे मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये मॉडल पेपर आपका सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही आपको एक मॉडल पेपर बना के लाया गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेल जोल को रखता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि आपको सबसे अहम भूमिका निभाता है कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पुट अप होते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें कि कॉपी कैसे लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ज्ञान आराम से प्राप्त होता है कि कैसे कैसे हमें किस चीज़ का कॉपी में अंक लिखेंगे, कॉपी कैसे लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे बड़ी बात होगा दोस्तों कि जो भी BA सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं, पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं, उनके लिए आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा। और सबसे अहम बात ये होगा कि आज के वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो और अपलोड करवाया था, और दूसरा मॉडल पेपर आपका ये होगा। तो दोनों वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे आपके मॉडल पेपर को प्रश्न मिलते रहेंगे। और फिर मैं आगे आने वाले में प्रयास करूँगा कि और अच्छे क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मॉडल पेपर के सारे मॉडल पेपर का निचोड़ कर एक मॉडल पेपर बनाया जाए, और जिससे कि आप लोग को थोड़ा पढ़ने में आसानी हो और ये भी लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन दमदार है। और पेपर में आने की सबसे ज़्यादा जो पेपर में आने की जो समस्याएं हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पेपर में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आपके यानी कि पेपर की तरफ, जो आज का पेपर है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और आज की क्लास में एक बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही लाजवाब क्लास होगी, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से अच्छे पढ़ने के लिए चांस भी हैं आपके लिए। और पेपर आपका नज़दीक भी है। आपको मैंने पहले बता भी दिया है कि किस तारीख को आपका पेपर है, तो आपको स्कीम भी अपडेट करा दिया गया है, और आपको उसके सॉल्यूशन भी अपडेट करें कि कितने आपके कौन से पेपर कब कहाँ और कितने टाइम पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अपडेट करा ही दिया है। अब बात करते हैं आपके आज के चैप्टर की तरफ, यानी कि आज के मॉडल पेपर की तरफ, कि आपके पेपर में किस तरीके से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका होगा NEP, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो वीडियो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो अब सीखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि BA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ पे आपको हम बताएंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। प्रश्न पत्र आपका है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। टाइम आपका रहेगा 3 घंटे का। जो आपको यहाँ पे लिखा गया खंड आ, यानी खंड आ से आपके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है आपको। और आपको बता दें कि इसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपके सेक्शन ए में। और सबसे ज़्यादा ये बात हम आपको बताएंगे ये कि आपका जो अंक होगा वो यानी कि 75 नंबर का होगा, जो कि आपके प्रश्न में पहले से ही निर्धारित किया गया है। इसमें हम बता देंगे कि आपका 3 मेजर विषय होगा और एक इलेक्टिव विषय आपका मूल रूप से माना जाएगा, जो कि आपका जो मूल्यांकन निर्धारित किया है वो 75 अंकों का परीक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाता है। और जो आपका पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी निर्धारित किया जाता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में सारी चीज़ आपको वहाँ पे पेपर में दिया जाता है। तो जिसको हिंदी में करना होता है हिंदी में कर सकते हैं, और अंग्रेजी में करना होता है अंग्रेजी में कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल पेपर मैंने आपको बनाया वो हिंदी में बनाया, क्योंकि हिंदी का जो है वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही लाजवाब, आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी होता है। तो आइए आपको पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि उदारवाद क्या है। उदारवाद का मतलब क्या होता है कि अब आप लोग आंसर में लिखेंगे, उत्तर डालेंगे, और उत्तर में पहला डालेंगे इसमें कि उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य को सीमित अधिकार दिया जाए, और व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते उन्हीं कार्यों को केवल राज्य के द्वारा किया जाए। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे
कम शासन करती है, अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करे, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मात्र राज्य का है और शेष कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यही हमारा होता है उदारवाद। उसके बाद आता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या होता है, यह भी आपको यानी कि पहले का दूसरा क्वेश्चन है। उदारवाद से आप लोग को समझ में आया कि उदारवाद होता क्या है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र से छोड़ दिया जाए, वही हमारा उदारवाद होता है। और इसके जो लक्षण हैं यानी कि सिद्धांत हैं उदारवाद के, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि सरकार सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो सबसे कम शासन में सबसे कम शासन करे और सबसे कम शासन में कई नियमों का निर्माण करे। तो यही हमारा होता है उदारवाद। उसके बाद फिर एकात्मक शासन, आपका दूसरा क्वेश्चन आता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन होता क्या है कि एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा शासन के संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। प्रांतों की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है और केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती है, अर्थात इकाइयों या अस्तित्व केंद्र पर निर्भर होता है। तो यही हमारा एकात्मक शासन होता है। यानी कि डॉक्टर गार्नर के अनुसार कहा गया है, यानी कि डॉक्टर हमारे गार्नर महोदय जी ने कहा है कि जब संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है, तब स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उसकी स्वायत्तता केंद्र पर निर्भर होता है, तब उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और राज्य के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये हमारा होता है राजनीति शास्त्र एकात्मक शासन क्या है। तो यानी कि एकात्मक शासन के बारे में ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर आपका आता है राजनीति सरकार, यानी कि इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीति सरकार से संबंधित है। राजनीति सरकार से संबंधित है, इसमें आपको लिखना होगा। आंसर में आप लोग लिखेंगे तीसरे का पहले का तीसरा आप लिखेंगे कि यानी कि लीकाक जी का कहना है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो सरकार से संबंधित है। इसमें आपको लिखना होगा कि लीकाक महोदय जी का कहना है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। इसमें केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसकी शक्तियों से केवल का प्रयोग सरकार ही करती है, यानी कि जिसकी शक्तियाँ जो है वो केवल क्या करती है, सरकार ही प्रयोग करती है। इसलिए सीले और लीकाक ने राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन ही शामिल किया है। सीले के अनुसार, यानी कि सीले महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है जैसे अर्थशास्त्र के धन का, यानी कि बीजगणित में अंकों का तथा रेखा गणित में स्थान तथा लंबाई चौड़ाई का किया जाता है। तो यही होता है जो राजनीति शास्त्र है वो सरकार से संबंधित है। फिर चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें चौथा क्वेश्चन आपका आएगा कि आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है, यानी कि आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा, आंसर में आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि आंतरिक संप्रभुता लिखेंगे, आंतरिक संप्रभुता हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे आप कि आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है यानी कि राज्य की अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति संपन्न होना, यानी कि जो राज्य की अपनी सीमा है उसके अंतर्गत सर्वोच्च और संपूर्ण शक्ति होना चाहिए। राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी सत्ता राज्य की शक्ति की चुनौती नहीं दे सकती है, यानी कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य की शक्ति की चुनौती ना दे पाए, वही हमारा होता है आंतरिक संप्रभुता। यानी कि गार्नर महोदय जी के अनुसार कहा गया है इसमें आपको आंतरिक संप्रभुता में कि गार्नर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। यानी कि जो संप्रभुता होता है वो संप्रभुता राज्य के
संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत यानी फैली होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। जो हमारा राज्य है उसके अंतर्गत सभी व्यक्ति और समुदाय के इसके क्या होते हैं, इनके अंतर्गत यानी अधीन यानी कि उनके ऊपर निर्भर होते हैं। फिर चौथा आपका पाँचवा, चौथा कंप्लीट हो गया। फिर इसका आपका पहले का पाँचवा आता है कि आध्यात्मिक शासन किसे कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक शासन में होगा आध्यात्मिक शासन किसे कहते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि आध्यात्मिक शासन किसे कहते हैं। आध्यात्मिक शासन होता है, इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, आंसर डालेंगे पहले का पाँचवा का फर्स्ट आंसर नंबर होगा यानी कि आध्यात्मिक शासन। आध्यात्मिक शासन वह शासन है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें अपनी अवधि, अपनी शक्तियों और कार्यों के संबंध में एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहती हैं। इस शासन व्यवस्था में राज्य का प्रभाव, जो राज्य का प्रधान होता है वह क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है तथा संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का उपयोग करता है, यानी कि संविधान के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उसी को ही उपयोग करता है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विभाजित नहीं होती है, वह न विधानमंडल का भाग होता है और न उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति को शासन से पूर्व केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। तो यही होता है आध्यात्मिक शासन, यानी कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शासन जो है वो कार्यपालिका और विधायिका अपनी विधि और अपनी शक्तियों और कार्यों के संबंध में एक दूसरे से यानी कि स्वतंत्र, यानी कि पूर्ण रूप से खुले और अलग होते हैं। तो यही हमारा होता है आध्यात्मिक शासन। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, यानी कि पहले का छठवां क्वेश्चन, राज्य के तत्व बताइए। राज्य के तत्व को आप में लिखना होगा आंसर में लिखेंगे आप लोग, यानी कि चौथे में आप लिखेंगे कि राज्य के तत्व, इसमें आप लिखेंगे क्या, राज्य के तत्व, हेडिंग डालेंगे। फिर इसमें आपको लिखना होगा राज्य के तत्व में कि राजनीति विज्ञान की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम था अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसका एक यानी कि ससंगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों को विशाल समुदाय स्वभावता करता हो। और राज्य के निम्न चार तत्व स्पष्ट होते हैं। पहले तो आता है आपका जनसंख्या, इसमें आपका पहले लिखेंगे जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, और तीसरा संगठित सरकार, और जो चौथा आपका आता है इसमें संप्रभुता, यानी कि राज्य के जो तत्व हैं मूल रूप से, पहला तो आपका जनसंख्या होता है, दूसरा निश्चित भूभाग आता है, और फिर तीसरा आपका आता है संगठित सरकार, और चौथा आपका आता है इसमें संप्रभुता। तो इस तरीके से आपको यानी कि आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपको मैंने खंड आ से ये सारे क्वेश्चन आपको यानी कि 6 नंबर तक कंप्लीट करवाया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली के 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। ये तो क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें आपको लिखना होगा आंसर में कि ग्रेट ब्रिटेन और भारत को संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। जो ब्रिटेन और यानी कि ब्रिटेन जो ग्रेट ब्रिटेन है वो भारत का संसदीय प्रणाली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जिसमें ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली सबसे पुरानी है। उसे संसद की जननी भी कहा जाता है।
यानी कि अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अपने यहाँ का जो संसद है उसको संसद की कहते हैं, संसद की जननी बोला जाता है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की जो शासन संसदीय शासन है वही से भारत में संसदीय शासन का ग्रहण किया गया है। यानी कि वहीं से जो है, यानी कि ब्रिटेन से हमारा जो है उस संसदीय शासन प्रणाली एक्सेप्ट किया गया है। और ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जो ब्रिटेन में जो संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत है उसको यहाँ पे अपनाया गया है। तो ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली के उदाहरण है। उसके बाद में फिर आपका आता है, उसके बाद फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको लिखना होगा, आंसर में डालेंगे आप कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें आपको लिखना होगा, आंसर में आपका हेडिंग हो गया भारत में धार्मिक स्वतंत्रता। और अच्छे से आपको लिखना होगा इसमें कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 3 में, यानी कि अनुच्छेद यानी कि संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक नागरिकों को जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या उसे परित्याग, यानी कि किसी भी धर्म को परित्याग कर सकता है। भारत सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, किसी भी धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। तो ये होता है धार्मिक स्वतंत्रता का मेन पॉइंट। यानी कि अगर आप भारत में किसी भी धर्म, यानी कि आपको अगर आप चाहें हिंदू धर्म से हो सकते हैं या मुस्लिम धर्म से हो सकते हैं या फिर आप बौद्ध धर्म से हो सकते हैं, जैन धर्म से हो जाए, ईसाई धर्म से, पारसी, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग किसी भी धर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का कोई भी ये आपको बाधित नहीं करेगा। आप अपने मर्जी के अनुसार एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले का 9वां क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। 9वां क्वेश्चन आपका आता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। इसमें आपको लिखना होगा राजनीतिक स्वतंत्रता में फिर राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, इसमें आप हेडिंग राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिकों को निम्न अधिकार मिलने से लगाया जाता है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको नागरिकों के अधिकार मिलने से लगाया जाता है। पहला लिखेंगे इसमें आप मत देने का अधिकार। दूसरा लिखेंगे आप इसमें चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार। यानी कि मत देने का अधिकार आपको है, किसी भी को आप दे सकते हैं। चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार है, चुनाव में आप खड़े भी हो सकते हैं, किसी को बाधित करने का कोई हक नहीं है। फिर तीसरा उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। अगर आपके पास योग्यता है तो सार्वजनिक पद यानी कि कोई भी पद आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी कोई आपका कोई है नहीं कि आप बाधित हैं। अगर आपके पास योग्यता है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। मान लो यूपी SSSC करना चाहते हैं या SSC से आप CGL क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता है तो आपको उसमें कोई भी बाधित नहीं होगा। फिर चौथा आपका आता है कि सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार भी है। अगर सरकार के द्वारा आपको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लग रहा है तो उस पर आप लोग क्या करते हैं, आलोचना कर सकते हैं या उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि ये चीज़ें आपका नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अधिकार प्राप्त हुए हैं, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि पहले का 10वां और लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेक्शन ए के क्वेश्चन में से। 10वां आता है बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ है, यानी कि बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ। अब इसमें आपको लिखना है बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ है। इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बाह्य संप्रभुता का अर्थ। हेडिंग में आप लिखेंगे क्या, बाह्य संप्रभुता का अर्थ। इसमें जब एक राज्य दूसरे
किसी राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होता है तो उसे हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। यानी कि जब कोई हमारा मान लो एक राज्य हो गया, दूसरे राज्य से वो क्या करेगा, संधि करेगा या मित्रोत संबंध है कि मित्रोत संबंधित रखेगा तो उसे हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता संपन्न राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। जो संप्रभुता संपन्न राज्य है वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जिस राज्य से कोई संधि या समझौता करे या युद्ध करे, किसी भी देश की विदेशी नीति बाह्य संप्रभुता पर ही निर्भर होती है। तो ये होता है बाह्य संप्रभुता का अर्थ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सेक्शन ए से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपका रह रहा है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ भी आया होगा, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन बार बार नहीं बताया जाता है और आपको एक बार में सारी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास भी किया जाता है। अब आपका आता है खंडवा। खंडवा में आपका दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न आपको करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो आपको 200 शब्दों में होना चाहिए। अब पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि दूसरा नंबर, यानी कि खंडवा से दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, राज्य क्या है। यानी कि आपका आएगा राज्य क्या है, उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। आंसर में आपको लिखना होगा इसमें कि राज्य में लिखना है कि अरस्तु का यह कथन सत्य है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन को संभव बनाने के लिए हुई है तथा सुखी और समृद्ध जीवन के लिए कायम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना करता है। राज्य इन सभी संघों में से उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च संगठन है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए, अरस्तु महोदय जी ने यानी कि राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यहीं पे आपको डॉक्टर गार्नर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि उन्होंने राज्य की सबसे उपयुक्त परिभाषा दिया है, जिसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान, यानी कि राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कल्याण की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय के संभवता करता है। तो ये होता है राज्य। उसके बाद राज्य के तत्व आप हेडिंग डालेंगे, राज्य के तत्व। इसमें आपको राज्य के तत्व में आपको हेडिंग में लिखना होगा यहाँ पे राज्य के तत्व में कि राज्य के प्रमुख तत्वों को संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। यानी कि बिलोबी के अनुसार कहा गया है कि राज्य के 3 तत्व होते हैं। पहला तो सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय, दूसरा शासनाधिकारियों के कर्तव्यों एवं अधिकारियों की सीमा निश्चित करने वाले नियमों का लिखित या अलिखित संकलन, फिर तीसरा आपका आता है कि सरकार या शासन तंत्र के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पे सिजविक ने राज्य के 3 तत्व बताए हैं, यानी सिजविक महोदय जी ने भी इसमें आपको 3 तत्व बताया गया है। इसमें आपका सरकार बताया है, भूखंड और जनता बताए हैं। इनकी ब्लंटसली के अनुसार कहा गया है कि भूखंड, जनता, एकता तथा संगठन राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, और डॉक्टर गार्नर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि राज्य निम्नलिखित 4 तत्व हैं। पहला तो मनुष्यों का समुदाय, दूसरा आपका आता है एक प्रदेश जिसमें वह अस्थायी रूप से रहते हैं, तीसरा आंतरिक संप्रभुता एवं बाहरी नियंत्रण में स्वतंत्रता, फिर चौथा आपका आता है इसमें एक ऐसी राजनीतिक संगठन जिसके द्वारा जनता की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति हो सके और कार्य रूप से परिणित किया जा सके। वर्तमान समय में गार्नर के विचार से सर्वाधिक मान्यता प्रदान भी की गई है, और इनके अनुसार निर्दिष्ट
राज्य के चारों तत्वों को स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। पहला तो आपका आएगा जनसंख्या। जनसंख्या में मानव के सामाजिक गुण के आधार पर ही राज्य का जन्म हुआ और व्यक्ति से मिलकर ही राज्य का निर्माण हुआ, और अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकारा है। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद है, और अपनी कल्पना का आदर्श शासन व्यवस्था तथा राज्य की शक्ति के संबंध में अपने विचारों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने इस संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किया है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो आदि विद्वानों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तथा क्योंकि प्रजातंत्र के इस रूप को कम जनसंख्या वाले राज्य को ही अपनाया जा सकता है। अतः प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने कहा है कि मैं आदर्श का चित्रण करते हुए बताया है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। इसी प्रकार रूसो के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, और अरस्तु ने राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है, फिर भी उनका विचार था उसके लिए निश्चित जनसंख्या का होना आवश्यक है। फिर आपका आता है निश्चित प्रदेश। इनका दूसरा होता है निश्चित प्रदेश। निश्चित प्रदेश में आपको लिखना होगा कि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निश्चित प्रदेश है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता, तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विद्वानों ने निश्चित प्रदेश का राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तीसरा सरकार आता है। सरकार में आपको लिखना होगा कि यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है और प्रदेश राज्य का भौतिक तत्व, तो सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उसका एक राजनीतिक संगठन ना हो, और यह राजनीतिक संगठन अथवा सरकार का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्य और नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। फिर आपका था चौथा संप्रभुता। संप्रभुता में आपको लिखना होता है चौथा आपका आएगा संप्रभुता, यानी कि उपयुक्त तीनों तत्वों में से सभी अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, और संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। यानी कि जो संप्रभुता है वो राजनीति का वो प्राण कहा जाता है राज्य का। गैटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले तथा सरकार संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधिकार में संप्रभुता ना हो। उदाहरण में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की अपनी जनता थी और उसको एक निश्चित भूमि और सरकार भी थी, किंतु फिर भी वह सही अर्थ में राज्य नहीं था, क्योंकि वह स्वयं संप्रभुता संपन्न न होकर ब्रिटिश नियंत्रण में ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग मात्र था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ संप्रभुता प्राप्त होने पर उसे राज्य का रूप प्राप्त हुआ। उसका फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। दूसरा आपको बताया, तीसरे में कानून को परिभाषित कीजिए एवं वर्गीकरण कीजिए। अब कानून के बारे में आपको लिखना होगा। अब इसमें आपको लिखना होगा कानून क्या है, कानून की परिभाषा क्या होती है। यानी कि आप लिखेंगे कानून की परिभाषा। सभी राज्यों का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना होता है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब राज्य के नागरिक अपने जीवन के आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यदि नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करते तो वे दंड के भागीदार होते हैं। इस प्रकार राज्य के द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले नियमों को ही हम कहते हैं कानून। कानून अंग्रेजी भाषा के ला शब्द का पर्यायवाची है, जो जर्मन भाषा के लय धातु से बना है, जिसका अर्थ स्थिर व सर्वत्र यानी कि समान होता है। इस प्रकार कानून में उस धातु
का बोध होता है जो स्थिर और समान हो। कानून अस्थायी होते हैं और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून की परिभाषा के संबंध में राजनीतिक विचारकों में काफ़ी मतभेद है और इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे जॉन ऑस्टिन के अनुसार कहा गया है कि कानून संप्रभुता का आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान शक्तिमान द्वारा कम शक्तिमान को ही दिया जाता है। उसके बाद में सर हेनरी मैन ने अपने परिभाषा में मानव ने बताया है कि कानून विभिन्न सामाजिक बलों का परिणाम है। उसके बाद में फिर वुड्रो विल्सन जी ने कहा है कि कानून हमारे वे विचार आचार हैं जिनको सर्वत्र समान नियमों के रूप में निश्चित मान्यताएं मिल जाती हैं और जिनको सरकार की शक्ति और सत्ता का समर्थन होता है। उसके बाद फिर आप लोग लिखेंगे कि कानून की वर्गीकरण। इसमें आपका आएगा कानून के निम्नलिखित रूप से माना गया है। हेडिंग में डालेंगे कानून का वर्गीकरण। पहला आपका आएगा इसमें कि राष्ट्रीय कानून, वह कानून जो राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों, समुदायों तथा संगठनों के आचरणों पर नियमन करने के लिए कानून होता है। ये कानून एक राज्य की सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर दूसरा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में होगा कि विश्व के राष्ट्रों के आपसी संबंधों को नियमित करने वाले कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ओपेन हीम के शब्दों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन निर्मित व परंपरागत नियमों का संग्रह है जिनमें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में कानूनी तौर से की बाध्य समझते हैं। तीसरा संवैधानिक कानून किसी देश के राजनीतिक संविधान में दिए गए और सरकार के विभिन्न अंगों के संबंधों को नियमन करने वाले कानून को संवैधानिक कानून कहा जाता है। संवैधानिक कानून इतिहास की उपज, रीतियों और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों का समूह मात्र भी हो सकता है। चौथा आपका आता है इसी में आपका चौथा आएगा कि साधारण कानून। साधारण कानून में नागरिकों, समुदाय तथा संगठनों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने वाले कानून को साधारण कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून संवैधानिक सभा द्वारा पारित किया जाता है और साधारण कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है। उसके फिर बाद में आपको लिखना होता है कि सार्वजनिक कानून। इसमें आपको होगा कि राज्य और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और नागरिकों के सार्वजनिक क्रियाकलापों का नियमन करने वाले कानून की श्रेणी में आते हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या आदि। फिर छठा आपका आता है व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून में आपको व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियमन करने वाले कानून इस श्रेणी में आते हैं। इन कानूनों का संबंध नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में होता है, जैसे संपत्ति का क्रय तथा विक्रय, ऋण यानी कि ऋण संबंधी कानून, विवाह तथा तलाक संबंधी कानून आदि इस कोटि के व्यक्तिगत कानून में आते हैं। फिर सातवां आपका आता है कि प्रशासकीय कानून। यह कानून यूरोप के कुछ देशों यानी कि मुख्यतः फ्रांस में पाया जाता है और कर्मचारी सरकारी हैसियत से जो अपराध करते हैं उसका निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा नहीं किया जाकर प्रशासकीय न्यायालयों द्वारा किया जाता है। इन न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले कानून को प्रशासकीय कानून कहा जाता है। फिर आठवां नंबर आपका आता है सामान्य कानून। ये कानून सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। इनके भेद निम्न प्रकार हैं। पहला तो आता है संविधि, दूसरा अध्यादेश, तीसरा वाद कानून और चौथा सामान्य कानून या कॉमन लॉ क्या होता है? ये कानून देश में प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं में आधारित होते हैं। समय के बीतते इनके राज्य स्वीकार कर लेते हैं और इंग्लैंड का कॉमन लॉ इस प्रकार के कानूनों का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन कानूनों को न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधों के समान मान्यता दी गई है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? उसके बाद फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है न्याय क्या है, यानी कि कानूनी न्याय को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपको लिखना होगा कि न्याय का सर्वप्रमुख दायित्व है, उसके अभाव में राज्य और समाज में अराजकता फैल जाएगी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में लिखा है कि राज्य में 3 वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग पाए जाते हैं। ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और कोई दूसरे वर्ग
के कार्यों में हस्तक्षेप न करे वही न्याय है। न्याय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए ऑगस्टाइन महोदय जी ने कहा है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। उसके बाद फिर थॉमस एक्विस जी ने कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। उसमें हमें शेबाइन जी ने कहा है कि न्याय का बंधन है, न्याय वह बंधन है जो समाज के व्यक्तियों को एक समरूप संगठन में बांध कर रखता है, जिसमें विभिन्न तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति अपनी नैसर्गिक यानी योग्यता तथा दीक्षा के अनुसार अपने जीवन पर कार्य खोजकर उससे जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार न्याय सभी के लिए आवश्यक है। इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे प्राकृतिक न्याय, वैधानिक न्याय, सार्वजनिक न्याय और निजी न्याय। प्राकृतिक न्याय वह न्याय है जो जीवन के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। वैधानिक न्याय वह न्याय होता है जिसकी मान्यता राज्य द्वारा निर्मित कानून द्वारा दी जाती है, जबकि निजी न्याय में एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का संबंध निर्धारित होता है। कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन। लास्की ने अपनी पुस्तक राजनीति के मूल तत्वों में कानूनी न्याय को प्राप्त करने के निम्न साधन बतलाए हैं। पहला तो आपका आता है न्यायपालिका और कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा जाए। ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी। इसमें लिखना होगा कि निष्पक्ष न्याय के लिए वह आवश्यक है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रखा जाए। जिन देशों में ऐसा नहीं है वह निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं करना है, क्योंकि निष्पक्ष करना व्यर्थ ही समझ लीजिए। दूसरा आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा किया जाना आवश्यक है। न्यायाधीशों की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। फिर तीसरा आपका आता है इसमें न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं। अच्छा न्याय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश उच्च योग्यता वाले होने चाहिए। योग्य व्यक्ति ही निष्पक्ष और सफल हो सकते हैं। विशेष योग्यता रखने वाले कानून के ज्ञाता ही न्यायाधीश के पद पर योग्य माने जाने चाहिए। चौथा, पदोन्नति के अवसर। न्यायाधीशों को पदोन्नति का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जिसमें वे अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने से तत्पर हो सके। पाँचवा, पर्याप्त वेतन की सुविधा। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, जिसमें वे अपनी आर्थिक समस्याओं से ऊपर उठकर संपूर्ण ध्यान न्याय पर ही दे सकें। फिर छठवां आता है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा। न्यायाधीश तभी निष्पक्ष कार्य कर सकते हैं जब उनका कार्यकाल लंबा हो और सद आचरण पर्यंत अपने पद पर रह सके, जिससे उन्हें अधिक अनुभव का लाभ मिल सके और पद की सुरक्षा बनी रहे। उन्हें विधायिका या कार्यपालिका महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी प्रकार न हटाया जा सके। फिर सातवां आपका आता है समानता का भावना। न्याय का उद्देश्य सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। छोटे बड़े एवं अमीर गरीब में न्याय की समानता होनी चाहिए। फिर पांचवा आपका था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब आपको लिखना होगा इसमें 5वें नंबर में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की विवेचना। आंसर में इस प्रणाली में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार होने का आवश्यक होता है। प्रत्येक मतदाता का अपनी पसंद के उतने ही मत वरीयता के अनुसार देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं। इस प्रणाली का सबसे पहले डेनमार्क में अपनाया गया है, परंतु इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने विकसित किया, इसीलिए इसे हेयर व्यवस्था भी कहते हैं। यद्यपि हेयर इसके मौलिक दोषों को दूर नहीं कर सके, जिसे अब दूर कर दिया गया है। इस प्रणाली में मतदाता का एक ऐसा मतपत्र दिया जाता है जिसमें बाईं ओर सभी प्रत्याशियों का नाम तथा दलीय चिन्ह अंकित होता है तथा दाईं ओर खाली स्थान होते हैं
जिसमें खाली खानों में नाम के सामने अपनी पसंद का क्रम अंकित करते हुए 1, 2, 3 आदि अंकों का भरना होता है। वह सभी उसमें कुछ खानों को भी भर सकता है। इस पद्धति में प्रत्येक उम्मीदवार को विजयी होने के लिए एक न्यूनतम कोटि का मत प्राप्त करना चाहिए। थॉमस हेयर के अनुसार विजयी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा का सिद्धांत निम्न है। इसमें आपको लिखना होगा न्यूनतम मत संख्या यानी डाले गए मतों की संख्या बटे विजयी उम्मीदवारों की संख्या। अब इसमें उदाहरण स्वरूप में किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपको 70,000 मान लो 70,000 मत डाले गए और 5 उम्मीदवार का चयन किया गया है, तो इसमें आपको 70,000 से आपको 5 से भाग देने हैं कि निश्चित मत संख्या बराबर 70,000 बटे 5 बराबर 14,000 होगी यानी। किंतु अनेक इस पद्धति के द्वारा निर्वाचन परिणाम सही नहीं निकले, इसलिए इसे हम डूप द्वारा इस पद्धति से में संशोधन किया गया है। अब ड्रेप द्वारा निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए मतों की संख्या को निर्वाचित करने वाले सदस्यों की संख्या में 1 जोड़कर विभाजित कर दिया जाता है और अंत में परिणाम में 1 जोड़ दिया जाता है। अर्थात निश्चित मत संख्या बराबर डाले गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित उम्मीदवार की संख्या प्लस 1 और फिर प्लस 1 आपका हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप में मान लो यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 70,000 मत प्रयुक्त किए जाते हैं और 7 उम्मीदवार का चयन किया जाना है, तो न्यूनतम जो निर्वाचन कोटा है वो 70,000 हो जाएगा, आपका 70,000 हो जाएगा। उसके में फिर 7 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और प्लस आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके 70,000 बटे 8 1 यानी कि 8750 प्लस 1 8751 आपका ये हो जाएगा। टोटल निश्चित मत की संख्या हो जाएगी। यानी कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है, यानी कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जिस उम्मीदवार को 8751 मत प्राप्त होंगे वह पहली मतगणना में विजयी घोषित होगा। इसके बाद उसके बचे हुए मत को अन्य उम्मीदवारों में प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं वरीयता की मतगणना होगी और जब तक की आवश्यकता भर के उम्मीदवार को निश्चित नहीं हो जाते हैं। फिर आपका आता है जनमत की परिभाषा, छठवां आपका आता है। इसमें पाँचवा आपका कंप्लीट हुआ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की विवेचना। इसमें आपको समझ में आएगा एकल संक्रमणीय प्रणाली। फिर छठा आपका आता है जनमत की परिभाषा दीजिए। जनमत का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग समझ लो। हेडिंग में डालेंगे जनमत की परिभाषा। इसमें आपको लिखना होगा कि साधारण अर्थ, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा साधारण अर्थ में जनमत को जनता का मत कहा जाता है। यानी कि जनमत को हम कर बोलें तो जनता का मत कहा जाता है, लेकिन इतना मात्र कह देने से जनमत का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जनता का मत स्वयं नितांत अस्पष्ट धारणा है। इसलिए विद्वानों द्वारा लोकमत पर दी गई है परिभाषा का स्पष्ट करना आवश्यक है। ब्राइस महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि जनमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों को योग मात्र है जो वे सार्वजनिक हित में संबद्ध विषयों के बारे में रखते हैं। फिर आपका आता है लेबिस, जनमत को बहुमत का मत कहते हैं, परंतु लाबिश ने लेबिश के मत से असहमत व्यक्त की है। लोकमत या जनमत को बनाने के लिए बहुमत काफ़ी नहीं है। फिर डू महोदय के अनुसार कहा गया है जनमत का अर्थ है एक सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न की समस्या के प्रति रूखिया विचार। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनमत किसी विशेष विषय पर जनता की बुद्धिमत्ता एवं विवेक से दिया हुआ मत है। जनमत तुच्छ स्वार्थों और आधारित न होकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। यह तर्कसंगत सार्वजनिक हित पर आधारित जागरूक जनता का मत है। डेविड ह्यूम का मत है कि सभी सरकारें चाहे हुए कितनी ही दूषित क्यों ना हो
वह अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर ही निर्भर होती है। लोकमत जनता का मत होता है और उसे सर्वोच्च माना गया है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा। अब हेडिंग में डालेंगे आप स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा। स्वस्थ जनमत के निर्माण में निम्न बाधाएं देखने को मिलती हैं। पहला आपका आएगा इसमें, पहला लिखेंगे कि निर्धनता एवं भीषण आर्थिक समस्याएं। ये होता है जनमत की परिभाषाओं में इनकी बाधाएं। फिर आपका दूसरा आता है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, यानी कि इलिटरेट और जो हमारी दूषित है शिक्षा प्रणाली। तीसरा पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र। फिर चौथा दोषपूर्ण राजनीतिक दल एवं उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। फिर पांचवा आपका आता है इसमें सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। छठवां लिखेंगे इसमें आप कि राजनीतिक चेतना का अभाव। और सातवां वर्गीयता तथा सांप्रदायिकता। फिर इसमें स्वस्थ जनमत निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करके ही जनमत का निर्माण संभव बनाया जा सकता है। तो यही होता है हमारा जनमत की परिभाषा और उसकी बाधाएं। फिर आप लोग लिखेंगे सातवां क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी का सातवां क्वेश्चन आपका होगा कि राजनीति शास्त्र का भूगोल के साथ संबंधों की समीक्षा कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। अब आप लोग डालेंगे राजनीति शास्त्र की भूगोल के साथ संबंध। इसमें लिखना होगा आपको कि मानव पर भौगोलिक परिस्थितियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। किसी देश की स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, अन्य प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाओं का प्रभाव वहाँ की जनता व उनके जीवन चरित्र, उनके विचारों को पूर्णता पड़ता है। अरस्तु, गोंदा, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि ने राजनीति पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताया है कि मॉन्टेस्क्यू ने उष्ण जलवायु को निरंकुश शासन तथा शीत जलवायु को प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त बताया है। इस प्रकार किसी देश की नीति, राष्ट्रीय व्यवहार एवं सुरक्षा आदि पर भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में इन दोनों विषयों के पारस्परिक संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए भूगोल एक नवीन शाखा राजनीतिक भूगोल का उदय हुआ है, जिसमें भूगोल एवं राजनीति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर आप लोग हेडिंग भूगोल एवं राजनीति शास्त्र में अंतर, ये हेडिंग डालेंगे आप। भूगोल एवं राजनीति शास्त्र दोनों को घनिष्ठ संबंध है, किंतु दोनों एक दूसरे से अलग विज्ञान है। दोनों का अलग अलग महत्व है। राजनीति शास्त्र और भूगोल में निम्न अंतर परिलक्षित होता है। पहला लिखेंगे आप इसमें कि भूगोल किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है और वहाँ की परिस्थितियों और मानव के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। और राजनीति शास्त्र भौतिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन नहीं करता है। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे इसमें, तो दूसरा आपका आएगा कि राजनीति शास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करता है। भूगोल के में मानव का अध्ययन समग्र रूप में किया जाता है। फिर तीसरा आप लिखेंगे कि भूगोल का संबंध अन्वेषण, परीक्षण एवं प्रयोग से है, जबकि राजनीति शास्त्र में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। फिर चौथा आपका आता है इसमें कि भौगोलिक परिस्थितियाँ दीर्घकालिक होती हैं, जबकि राजनीतिक परिस्थितियों में अपेक्षाकृत शीघ्रता से परिवर्तन होते हैं। उसके बाद में फिर आपका सातवां क्वेश्चन, यानी कि राजनीति से और भूगोल के संबंध जो थे वो मैंने आपको बताया। और इस तरीके से आपको सेक्शन बी के भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपका नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी के। अब सेक्शन बी में आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सारे कंप्लीट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। अब आपका आता है सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका खंड सा में, यानी कि खंड सा की बात करें तो केवल 2 प्रश्न अनिवार्य होते हैं, 500 शब्दों में आपको करने होते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका नंबर दिया गया है इसमें कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन आपका आता है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसमें 10वां क्वेश्चन आता है कि आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, विवेचना कीजिए। और 11वां क्वेश्चन आपका आता है
समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सारे आपके पेपर में मिलेंगे। और खंड सा के जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर होने की वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताया हूँ, और आज फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और आपको अलग से वीडियो अपडेट करा दी जाएगी, जो कि आपके यानी कि राजनीति शास्त्र से होगी, यानी कि प्रश्नों से होगी। ये आपका 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 11वां, 2-2 क्वेश्चन करके मैं आपको 2 वीडियो में बना दूंगा, जिससे कि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो इसी के साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और आप लोग ज़रूर एक भी दूसरे को वीडियो शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सारे आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। और अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने का चांस भी है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।